नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम बात कर रहे हैं उन सनसनीखेज तस्वीरों की जो इस समय बलूचिस्तान से आ रही हैं। 31 जनवरी को हमला शुरू हुआ था और 4 फरवरी को भी ये हमला कई इलाकों में जारी है। और अगर आप बलूचिस्तान की बात करें ना, तो पूरा पाकिस्तान का अगर आप नक्शा उठाकर देखें तो बलूचिस्तान उसमें लगभग 45 से 46% जो भूमि है वो बलूचिस्तान की है। और उसमें 12 से 14 जिलों में लगभग 45 से 55 अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग शहरों में बलूच विद्रोहियों ने या बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने, बलूच लड़ाकों ने नियर साइमल्टेनियस यानी लगभग एक साथ एक बहुत ही सुनियोजित अंदाज में हमले शुरू किए। कहां छिपे हुए थे बलोच लड़ाके? पहाड़ों में, घरों में। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान की सेना यह मानती है कि 800 से 1000। आप पूरा इलाका देखिए, क्वेटा को आप मानचित्र पर देखिए, बलूचिस्तान के बिल्कुल उत्तर में, और ग्वादर और पसनी अरब सागर में आता है। तो आप सोचिए, क्वेटा से लेकर ग्वादर और पसनी तक अलग अलग ठिकानों पर यह हमले हुए हैं। और अगर आप इलाके को मानचित्र पर देखें तो क्वेटा, नुश्की, और नुश्की में तो अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, और नुश्की में अभी तक पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। मुस्तुंग, कलात, खरान, ग्वादर, पसनी, तुर्बत, पंजगुर, तम, केच, ऐसे इतने इलाके हैं। और ये तो केवल कुछ इलाकों का मैंने आपको नाम बताया है। 48 से 50 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले हुए। और क्या ऐसे ही रैंडम किसी भी जगह पर उठाकर हमला कर दिया? नहीं, एक एक ठिकाने को, एक एक टारगेट को सोच समझकर, एक बहुत ही प्लानिंग के साथ टारगेट किया गया। क्वेटा की अगर आप बात करें तो क्वेटा में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर है, बैंक जो पाकिस्तान के वहां पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज वहां पर है, मेन मार्केट्स हैं, यहां तक कि जो क्वेटा का रेड जोन कहलाता है, सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाका, जहां पर क्वेटा प्रोविंशियल कैपिटल है, यानी एक सूबा है, सूबे की राजधानी है। तो वहाँ निश्चित तौर पर जैसे मुख्यमंत्री वहाँ बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी वहाँ बैठते हैं। रेड जोन के इलाके में हमला हुआ। अच्छा चलिए, सिविलियंस पर हमला हुआ, आप समझ सकते हैं। क्वेटा पाकिस्तान की सेना का सदर्न कमांड है, वहाँ क्वेटा में एक कोर हेडक्वार्टर्स है। आप सोचिए, पाकिस्तान की आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल, और वो भी कोर कमांडर। पाकिस्तान की सेना में एक आर्मी चीफ होता है जो सबसे ताकतवर इस समय फील्ड मार्शल मुल्ला मौलाना आसिम मुनीर उनके सबसे ताकतवर आदमी है। और उनके बाद जो टॉप 10-12 जनरल्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, उनमें से एक क्वेटा में होता है। और क्वेटा में कोर हेडक्वार्टर्स के पास बलूच लड़ाकों ने अटैक किया। कोर हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो अगर कोर है वहां पर, हेडक्वार्टर्स है, तो उसकी सुरक्षा में लोग तैनात होते हैं। अच्छा, एक पूरे कोर जोन की अगर बात करें तो उसमें लगभग 45,000 से 50,000 सिपाही होते हैं। लेकिन एक कोर हेडक्वार्टर्स है, फिर वहां पर एक डिवीजन भी है, डिवीजन हेडक्वार्टर्स भी है। उसके अलावा वहां की एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी है। अगर आप एक कोर में देखें तो किसी भी कोर में 3 से 4 डिविजन्स होती हैं। हर डिवीजन में 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं। हर ब्रिगेड में 3 से 4 पलटनें होती हैं। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स होती हैं। मतलब एक इंडिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड है, एक इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड है, एक इंडिपेंडेंट उनके पास इंजीनियर्स ब्रिगेड है, सिग्नल्स ब्रिगेड है। इतनी फौज के बावजूद इतने बड़े हमले, और एक के बाद एक हमले, पाकिस्तान की आर्मी कर क्या रही थी? और केवल वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ही नहीं है। चलिए आप बोले कि आर्मी की तो ड्यूटी है, वो बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। वहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा भी आती है, ईरान पाकिस्तान सीमा भी आती है, ईरान बलूचिस्तान सीमा, और तो सेनाएं सीमा पे तैनात हैं या इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात होती हैं। लेकिन उसके अलावा उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, उनके पास उनकी लेवीज भी हैं, स्टेट लेवीज, रेंजर्स भी हैं, स्टेट पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है। आईएसआई अलग है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि 1000 से ज्यादा लड़ाके, हथियार बंद, और पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में उनके जो रक्षा मंत्री हैं,
ख्वाजा आसिफ, वो रो कर ये बता रहे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास जिस तरह के हथियार हैं वो पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है। जिस तरह के NVGs है यानी नाइट विजन गॉगल्स, वो पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि 20-20 लाख रुपए की राइफलें हैं, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, तो उनके पास अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स भी हैं, असॉल्ट राइफल्स भी हैं। ये वो हथियार हैं जो अमेरिका की सेना या फिर ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जो अफगानिस्तान में तैनात थी, जब वो अफगानिस्तान छोड़कर गए, जब पाकिस्तान के DGISI बहुत ऑल इज वेल करके घूम रहे थे, वो वहाँ पर सीरीना होटल पहुँचे थे काबुल में और तालिबान के साथ मुलाकात कर रहे थे जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल का, और पाकिस्तान को लगा उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ उन्हें वापस मिल गया है। वही तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो लगातार उनके साथ रहे थे, उनके साथ इस वॉर बूटी यानी युद्ध का माल जो उन्होंने जीता था, जिसे पाकिस्तान या वहाँ उस क्षेत्र में माले गनीमत कहते हैं, तो वो माले गनीमत के तौर पर वो सारी वॉर बूटी TTA के पास आई, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के पास। तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ने वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ शेयर की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी एक तरह से उनकी एक साझेदारी सी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, जिसने 20-30 सालों से पाल पोस कर बड़ा किया तालिबान को, वो उसी तालिबान के खिलाफ हो गई जब उसी तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका है, उसमें शरिया लगाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान आर्मी को ही हड़काना शुरू किया। तो TTP ने फिर पाकिस्तान आर्मी को भी मारना शुरू किया और स्थिति एक समय तो इतनी ख़राब हो गई थी इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जब वो लाल मस्जिद वाली घटना हुई थी तब वो ऑलमोस्ट उन्होंने इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स तक अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने एक के बाद एक कई ऑपरेशन चलाए थे, कभी ज़रबे अज़्ब उसको नाम दिया, कभी कोई और नाम दिया, लेकिन वो सब अपने ही देश में, जिनको वो अपना ही लोग कहते हैं, अपने ही लोग, उन पर उन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर से भी हमला किया, एयर गनशिप से भी हमला किया, लड़ाकू विमान भी अपने ही लोगों पर चला दिए, तोपखाने का इस्तेमाल किया और कहा हमने जंग जीत ली। लेकिन वही TTP उस समय चला गया था अफगानिस्तान, वो फिर वापस आ गया और अब उसने देखा कि उसको जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसकी बात अफगानिस्तान करता है, जब उनको और इलाकों में चाहिए तो फिर वो बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं, उत्तरी बलूचिस्तान में, जहां पश्तून डोमिनेशन काफ़ी है, तो वो इनका एक टैक्टिकल अलायंस हो गया। क्योंकि अगर आप TTP की बात करें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो तो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन अगर आप बलूचियों की बात करें तो वो धर्म के नाम पर नहीं, वो भूमि के नाम पर, अपनी धरती, मेरी धरती मेरा देश, इस तरह से वो बलूची अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, जिन पर 1948 से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है। और ऑपरेशन हिरौफ 2.0 से पहले भी, चाहे आप 2006 की बात करें या 80 के दशक की बात करें या 70 के दशक की बात करें, 50 के दशक के बात करें, तो 5 से 6 बार स्वतंत्रता संग्राम या फ्रीडम स्ट्रगल बलूची इससे पहले चला चुके हैं, जिसको पाकिस्तान ने क्रूरता से दबा दिया था अपने जैकबूट्स तले मिलिट्री ऑपरेशंस करके। यहाँ तक कि नवाब अकबर खान बुगटी को मारने के लिए तो उन्होंने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और तोपखाने का इस्तेमाल किया था कि जब वो पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे तो इतना बड़ा उन पर हमला किया। और ये बहुत बड़ा परवेज़ मुशर्रफ के समय पर पाकिस्तान आर्मी ने जो बर्बरता की, और पाकिस्तान की बर्बरता की कहानियाँ ये जग जाहिर हैं। ये तो इससे पहले इसको बहुत कम उठाया जाता है, लेकिन हम लोग इसको रिपोर्ट करते आए इससे पहले भी। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो बलूची लड़कों को उठा लेते हैं और अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं, उनको यातना देते हैं, फिर हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से उनको पहाड़ों में फेंक देते हैं। इस तरह से उनको यातना देते हैं और ये रिकॉर्डेड इंस्टेंसेस हैं। फिर जहां हाईवे बन रहा होता है, सड़क बन रही होती है, वहां पर गरम उबलता कोलतार होता है, उस गरम उबलते कोलतार में वो बलूच लड़कों को जिंदा डाल देते हैं। ऐसे टॉर्चर करते हैं पाकिस्तान वाले बलूचियों को, उनकी महिलाओं को उठा देते हैं, उनको यातना देते हैं। अभी भी अब आपको लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं लड़ पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी टॉर्चर करती है, वो इस समय डिमोरलाइज्ड है। बलूची क्यों इतने मेहनत से लड़ रहे हैं? वो महिलाओं की वो तस्वीरें देखिए, जो मजीद ब्रिगेड है, उनकी मजीद ब्रिगेड में कई फिदायीन महिलाएं हैं। क्यों हैं?
दो ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो जिसमें उन महिलाओं की बहनों को, परिवारों को पाकिस्तान आर्मी ने अबडक्ट किया, मतलब उनका अपहरण किया, उनका बलात्कार किया, उनको यातना दी, उनको मार दिया। अब अगला नंबर इनका था। अब ये क्या करें? अब या तो इनका भी बलात्कार हो या फिर इन्होंने वो हथियार उठा लिए। वो हथियार उठाकर पाकिस्तान की आर्मी पर इन्होंने टारगेट किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक चीज और की इस बार, जो ऑपरेशन हेरोफ 1.0 से अलग थी, जो अगस्त 2024 में हुआ। अगस्त 2024 में जो ऑपरेशन हुआ वो भी इसी तरह का था। 12 अलग अलग इलाकों में जाकर उन्होंने ऑपरेशन किए और उनका टेरिटरी को होल्ड नहीं कर रहे वो इस समय। वो जा रहे हैं, अपना कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं, अबडक्ट कर रहे हैं, बैंकों को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद फिर जाके छिप जाते हैं। क्यों कर रहे हैं वो? ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार बलूच फ्रीडम फाइटर्स को दबा नहीं सकती। ये पूरी कौम है इस समय जो उठकर खड़ी हो गई है। आप तस्वीरें देखिए तो बलूच लिबरेशन आर्मी न केवल जमीन पर लड़ रही है, बल्कि जो एक चीज है जो दुनिया में लोगों को सीखने की आवश्यकता है, खासतौर पर इस क्षेत्र में भी, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साथ ही साथ लड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन डोमिनेशन वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक वैक्यूम है, या तो आप उसे डोमिनेट कर लीजिए या फिर आपका दुश्मन उसको डोमिनेट कर लेगा। तो बलूच लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है? वो जहां ऑपरेशन करते हैं वहां पर उनके कैमरे उनके साथ चलते हैं। जैसे ही वो ऑपरेशन करते हैं वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पर वो डाल भी देते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी से पहले समझ भी जा पाए क्या हो रहा है, बलूच नैरेटिव दुनिया भर में फैल जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, इन महिलाओं की मैं आपको कहानी सुना रहा था। पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम दुनिया में उजागर हो पाता है, हाफ विडोज का कॉन्सेप्ट। जिनको यही नहीं मालूम कि उनके पति जिंदा हैं, उनको पाकिस्तान की सेना उठा के ले जाती है, सालों उनको बंद करती है, तो जीवित है या नहीं है किसी को नहीं मालूम, घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। तो ये महिलाएं करे तो क्या करे, और कई बार ये हजारों की संख्या में लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद भी निकाल चुकी हैं कि ये इस्लामाबाद जाके कोई सुनो तो, लेकिन इनकी कोई बातें ही नहीं सुनता। जब ये एक डेमोक्रेटिक रूप में अपनी आवाज उठाते हैं या अदालतों में जाते हैं या अदालतें पाकिस्तान की आर्मी को ऑर्डर भी करती है, तो पाकिस्तान की आर्मी वो ऑर्डर मानने से इनकार कर देती है। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी कोर्ट से भी ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, और इसके कई उदाहरण आप देख ही चुके हैं। तो फिर बलूचियों ने बोला कि जब मर ही रहे हैं तो मार के मरते हैं, तो उन्होंने हथियार उठा लिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनको अत्याधुनिक हथियार मिले, लेकिन ये जो ट्रेनिंग टैक्टिक्स और जो गिरिला वॉरफेयर है, यानी अपनी मोटरसाइकिलों पर आते हैं, अटैक करते हैं, और इससे पहले कि पाकिस्तान की सेना जाग पाए ये फिर जाके पहाड़ों में छिप जाते हैं। बहुत कठिन इनका जीवन है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल उनका ऑपरेशन है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स सोचिए कि नुश्की में ये ऑपरेशन अभी 5वें दिन भी चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इनकी ट्रेनिंग और टैक्टिक्स में, यानी पाकिस्तान की सेना में रहे कुछ तो बलूची होंगे जो इनके साथ भी हैं। क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान की सेना की टैक्टिक्स मालूम है कि जैसे ही अटैक हुआ सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस पर, जिसको सेना की भाषा में VAVPs बोलते हैं, वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स पर, तो रीइंफोर्समेंट आया। रीइंफोर्समेंट यानी उनकी मदद के लिए और सिपाही। वो सिपाही कहां से आ रहे हैं, इनको वो रास्ते भी पता है, वहां से ये पहले ही घात लगाकर बैठे थे। तो जो रीइंफोर्समेंट आ रहा था, जैसे ही वो, ये बहुत विस्तृत इलाका है। अगर आप बलूचिस्तान को मानचित्र में देखें तो यूरोप के कई देशों से बड़ा ये है बलूचिस्तान का इलाका। लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है। जनसंख्या यहाँ कम है, तो बहुत विस्तृत इलाकों में लोग रहते हैं। तो उनको पकड़ पाना भी पाकिस्तान की सेना के लिए मुश्किल है। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां भारत को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, भारत को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। क्यों? आपको याद है जब जाफर एक्सप्रेस पर बलूच लड़ाकों ने हमला किया था, जिसमें 25 पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और जवान मारे गए थे, तो बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को ब्लेम कर दिया था। और उस समय पे पता चल गया था कि ये बदला, क्योंकि ये भारत को ब्लेम कर रहे थे, तो भारत में कुछ करेगा। और ठीक उसके बाद पहलगाम पर आतंकी हमला किया पाकिस्तानियों ने, और चुन चुन कर 26 लोगों को मौत के घाट उतारा। 25 हिंदुओं को नाम पूछ के, धर्म पूछ के उनको मौत के घाट उतारा। तो ये पाकिस्तान का बदला था जब जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। अब एक बार फिर बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। भारत की कोई भूमिका नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। वो इस तरह की बातें तो कर रहा है, लेकिन सबूत कुछ नहीं है। लेकिन
अब भारत पर एक और बड़े आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान करेगा। संभवतः ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह हमला पश्चिमी सीमा या जम्मू कश्मीर के बजाय बांग्लादेश के रास्ते से करने की कोशिश करेगा, ताकि भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप गया है। पाकिस्तान कुछ भी बोले, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत ने आतंक के खिलाफ युद्ध में पहली बार पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मुरीद के और बहावलपुर, जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, पाकिस्तान का पंजाब सूबा, उसमें 4 ठिकानों को और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के 5 ठिकानों पे हमला किया था। फिर जब आपने लश्कर के हेडक्वार्टर्स को ठोका लाहौर के पास, और जब आपने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को ठोका, तो ये पाकिस्तान के दिल को ठोकना था, जिसके बहुत पास पाकिस्तान के बहुत महत्वपूर्ण कोर हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश की, फिर भारत ने जो पलटवार किया, वो एक बार फिर पाकिस्तान के पंजाब सूबे में उनके रेडार स्टेशंस, लेकिन फिर वो सीमित नहीं रहा पंजाब सूबे में। आपने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से लेकर पाक में सिंध सूबे तक, आपने मलीर कैंटोनमेंट में जो उनका रेडार था उसको आपने ध्वस्त किया। आपने चुनियान में, पसरूर में, कई जगह पर उनके रेडार्स को ध्वस्त किया। फिर क्या किया? यू पंच्ड होल्स इन हिज एयर डिफेंस। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें आपने छेद कर दिया। अब वो एक अंधे आदमी की तरह है, उसके पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन कहाँ चलानी है उसको नहीं मालूम, कब भारत के विमान या मिसाइलें आएंगे उसको नहीं मालूम। और फिर जो एक के बाद एक सुक 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 करके जो वो आपकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स गई, आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज, 2.8 मैक की स्पीड से, वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है। उससे आपने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस, जिसमें पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है GHQ रावलपिंडी, उससे बिल्कुल सटा नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल हब है, आपने उसको ध्वस्त किया। आपने सरगोधा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, और उसके बाद जो भारत औपचारिक तौर पर नहीं कहता, लेकिन किराना हिल्स जहां पर पाकिस्तान के उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वहां पर आपने न केवल उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के रास्ते को ध्वस्त किया, आपने रनवे को ध्वस्त किया, आपने उसके विमानों को ध्वस्त किया, आपने भुलारी सिंध में जो उसका F-16s और उसका बेस है उसको आपने ध्वस्त किया, एवैक सिस्टम जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उसका विमान है, या एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का विमान है। फिर दुनिया के इतिहास में पहली बार उसका एक जो एडवांस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल विमान था, जो लगभग 350 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा के अंदर, क्योंकि बड़े विमान होते हैं उसमें ज़्यादा संख्या में अधिकारी और जवान उनके बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी दुश्मन के इलाके की टोह ले रहे होते हैं। जो रूस से S-400 सिस्टम भारत ने खरीदा था, हालांकि वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, इनकमिंग मिसाइल्स को वो ध्वस्त करता है या इनकमिंग विमानों को ध्वस्त करता है जो आपके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन उस एक विमान को 320 किलोमीटर दूर अंदर जाकर भारत ने उसको ठोक दिया था, दुनिया के इतिहास में पहली बार। और इसके बाद पाकिस्तान हिल गया था कि उसके 11 एयर बेसेस, उसके रेडार स्टेशंस ये ध्वस्त हो चुके थे। इसका मतलब क्या था कि अगर उसके बाद पाकिस्तान कुछ करता और फिर भारत एस्केलेट करता, पाकिस्तान में है कुल मिलाकर कितने एयर बेसेस? 18, कुल मिला के 20 जो पूरी तरह से ऑपरेशनल भी नहीं है। अगर आप 11 को ध्वस्त कर सकते हैं तो आप 18 को ध्वस्त कर सकते हैं। अगर आप 18 को ध्वस्त कर सकते हैं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स 10 तारीख की सुबह बची ही नहीं थी। पाकिस्तान ये जानता है, वो दुनिया में कुछ बोले, इतने विमान, उतने विमान, ये वो विमान, मान लीजिए विमान थे नहीं, लेकिन मान लीजिए थे, तो हम अमीर देश है, हम दोबारा खरीद लेंगे। हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विमान तो हम और भी खरीद सकते हैं। तुम क्या करोगे? और ये प्रश्न पाकिस्तान, इसका उत्तर उनके पास है नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर उस देश में किसी के पास हिम्मत नहीं है पूछने की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या एयर चीफ से, जिन्होंने अपने आप को प्रमोशन दे दिया। किसी भी देश में उनका कोर्ट मार्शल हो जाता, किसी भी देश में उनको जेल हो जाती, इतनी बुरी तरह पाकिस्तान ठुका। लेकिन अब वो कुछ कर सकता है, इस तरफ से करेगा तो और बुरा मारा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का यह दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो वो रिएक्शनरी स्ट्राइक करें या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें, अधिकार दोनों हैं उनके पास। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो भी भारत कॉल ऑफ कर चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तान सोचता था ना कि हम न्यूक्लियर कर देंगे, हम ये कर देंगे, भारत ने उसको दिखा दिया कि बेटा तुम करने से पहले
तुमको ठोक दिया जाएगा। करने से पहले तुम सोचोगे और तुम ठुक जाओगे। अब उसका तोड़ क्या है पाकिस्तान के पास? अगर आतंक उसका तोड़ है तो आतंक के सबसे बड़े गढ़, अब एक बार आपने देखिए, एक बार करने की बात होती है। जब आपने एक बार ठोक दिया लश्कर हेडक्वार्टर्स और जैश हेडक्वार्टर्स को, तो आप एक बार करें और 100 बार करें, क्या फर्क पड़ता है? आपने वो लक्ष्मण रेखा तो एक बार आपने पार कर ली है। पाकिस्तान की हर रेड लाइन अब क्रॉस कर दी है। इसके बाद भी पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। अगर वो बांग्लादेश के रास्ते से कुछ करने की कोशिश करेगा, नुकसान फिर और ज्यादा वहां पर होगा। लेकिन भारत की कोशिश तो यही है कि अर्थव्यवस्था भारत की और सुदृढ़ हो। लेकिन एक बात और जो एयर चीफ कह चुके हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, की आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग, इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है, और ये देश का इतिहास है, तो आपकी उस स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है। मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। और यहां जब आपका दुश्मन सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन इस समय पाकिस्तान दबा चुका है, तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, और एक और ऑपरेशन तीरा वैली में पाकिस्तान आर्मी शुरू करने वाली है। वहां मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो जो वहां ऑपरेशंस अगर शुरू होंगे, तो पाकिस्तान ने एक बार कई मोर्चों पर जंग शुरू कर दी है। जो होगा वो पाकिस्तान का ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन एक बार दब जाएगा, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन उस खबर पर लगातार रहेगी नजर। आप देखते रहिए आज तक, और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।